नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर राजनांदगांव के नीलेश श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई। श्रीवास्तव इसमें पहले भी परिषद के केंद्रीय सदस्य रह चुके हैं और ये परिषद केंद्र में कार्यरत नेचर वेलफेयर विभाग की एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो भारत सरकार पर्यावरण और वन की संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन में भूमिका निभाती है। तो वहीं राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने दिल्ली स्थित कार्यालय में नीलेश श्रीवास्तव को सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके कार्यों और अनुभव को देखते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि श्रीवास्तव के नेतृत्व में परिषद मजबूत होगा, साथ ही अपने क्षेत्र में और भी सशक्त माध्यम से कार्य करेगा। तो वही नियुक्ति पत्र सौंपते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी, वाइस चेयरमैन शैलेंद्र गर्ग, राष्ट्रीय निदेशक अधीर सिंह, छत्तीसगढ़ के निदेशक सुनीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी। आज जी बताएंगे आप जल पर्यावरण जल संवर्धन का छत्तीसगढ़ श्रेणी पर कैसा हो? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिम्मेदारी एक हमारे केंद्रीय चेयरमैन श्री गौरव द्विवेदी द्वारा हमें छत्तीसगढ़ की सौंपी गई है। उसमें हमारे चेयरमैन पुनीत कुमार जी हैं और मुझे वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करूंगा। मोदी जी का विजन है, उसको हम लेके चल रहे हैं। उसी उद्देश्य में हम छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ पौधे रोपने का हमारा लक्ष्य है 1 साल में, और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे मेहनत से सबको साथ लेके विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केदार कश्यप जी, हमारे वन मंत्री जी, प्रभारी मंत्री हमारे राजनांदगांव के विजय शर्मा जी, सभी को साथ मिलके उनसे मार्गदर्शन लेके बेहतर काम करेंगे, जैसी हमें उम्मीद है। हमारे विधायक हैं हमारे माननीय रमन सिंह जी, उनका भी हमें सहयोग मिलेगा, उनसे आशीर्वाद लेंगे और बेहतर काम करेंगे। पहला फोकस कौन सा नहीं, जिलेवार नहीं, हम छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ में विकास करना है। कोई जिले से नहीं, मैं राजनांदगांव का हूँ। राजनांदगांव में सीधी सी बात है कि कुछ ज़्यादा काम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा है, संबंध अच्छे हैं। लेकिन कोई छत्तीसगढ़ में हमको काम करना है और बॉडी छत्तीसगढ़ बॉडी बनाई जाएगी, संगठन मजबूत होगा, तेजी से वृक्षारोपण, जलवायु के विषय में और लोग अवेयर करने का काम करेंगे। स्कूल एजुकेशन में भी हमको अवेयरनेस का काम करना है, बच्चों में जागरूकता लाना है कि वो क्लाइमेट के प्रति और पर्यावरण के प्रति अभी से जागरूक हों, जिससे कि बेहतर जलवायु के क्षेत्र में काम किया जा सके। शुभ नाम? नीलेश श्रीवास्तव, वाइस चेयरमैन, छत्तीसगढ़। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अरुण बोरा और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष मेजर सागर के साथ सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस बीच दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की, तो वहीं 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच आपको बताते चले कि इस हादसे में 274 लोगों की मौत हो चुकी थी और जिनमें की गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। वहीं सभी दिवंगत के लिए प्रार्थना की गई है। घटना ने पूरे देश को मजबूत किया है। यह हृदयविदारक घटना है, जिसे कभी भी भुला नहीं जा सकेगा। अहमदाबाद से एयर इंडिया का विमान लंदन जा रहा था और उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया, जिसमें 242 लोग काल करने के पूरा देश इस दुख की घड़ी में संतप्त परिवारों के साथ है और इससे प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को जो काल कलयुग में है शांति प्रदान करें। हमारे एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष मेजर सागर के
उसी समय आज हम सब लोग शहीद चौक में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। अहमदाबाद जो ट्रेन क्रैश में जो हादसा हुआ है बहुत दुखद, हम लोग सब NSY के शहीद चौक में मार्च करें। आपका परिचय? मेजर सागर NSY ग्रुप। और खबर बिलासपुर से है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों से किसी तरह की गैर शिक्षकीय कार्य नहीं कराने का निर्णय सालों पहले लिया गया था। साथ ही उनका किसी कार्यालय में अटैचमेंट नहीं करने को कहा गया है। इसका आदेश बीच बीच में जारी होता रहता है। इसके बाद भी अधिकारी शासन के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। एक बार फिर से संलग्न शिक्षकों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। इस विषय पर डीईओ अनिल तिवारी ने बताया है कि राज्य सरकार ने अटैच शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत निर्देश जारी कर संलग्न शिक्षकों को तत्काल कार्य मुक्त कर मूल शाला में पदभार ग्रहण कराने को कहा गया है। राज्य शासन का इस वर्ष का स्थानांतरण नीति और हमारे जिले के कलेक्टर महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने भी संलग्नीकरण हैं 5 जून के बाद और पहले वो सभी अटैचमेंट समाप्त किए जाएंगे। इसी तारतम्य में संयुक्त संचालक शिक्षा के द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को संज्ञान में लेते हुए और उसका परिपालन करते हुए मैंने भी आदेश जारी कर दिया है अपने सभी प्राचार्यों को, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को और समग्र शिक्षक को कि इस प्रकार जो संलग्नीकरण है उस संलग्न शिक्षकों को तत्काल संबंधित संस्था के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाए और अन्य विभागों में जो संलग्न है उसके लिए कलेक्टर महोदय भी अभी की तरफ से निर्देश हो गया है, उनको भी कार्यमुक्त होकर के हमारे विभाग में आना है। इसके लिए मैं कोई तत्काल करने के लिए कहा गया है तो तुरंत हो भी जाना चाहिए, लेकिन कोई भी मैं ऐसा समय निर्धारित कर नहीं बता सकूंगा क्योंकि विभाग प्रमुख या संस्था प्रमुख अपने अपने हिसाब से उनको कार्यमुक्त करेंगे, लेकिन शासन का जो निर्देश है उसके हिसाब से तत्काल कार्यमुक्त करना है संबंधित विभाग के लिए। और रायगढ़ डीओ बहुत असमर्थ और वहीं मेहमद ग्राम पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का गुस्सा नागेंद्र राय और उनके समर्थकों के दबंगई पर फूट पड़ा। पंचायतों की अवमानना, गाली गलौज और धमकियों से नाराज ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने नागेंद्र राय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध जताया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नागेंद्र राय पंचायत के फैसलों का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे कि पंचायत की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। 11 जून को पंचायत ने एक घर की सीढ़ी हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन अगले ही दिन नागेंद्र राय ने पंचायत की बातों को अनदेखा करते हुए जबरन सीढ़ी तुड़वा दी और पंचायत सदस्यों को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और करीब 1 घंटे तक थाने में डटे रहे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की हो जाती तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। आए दिन जो है देखा जा रहा है उनके द्वारा जनप्रतिनिधि जैसे चुन करके आए हैं, तो जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान करना चाहिए। उनके जो भी निर्णय हैं, निर्णय को अगर उनको ऐसा उनको अगर सही नहीं लग रहा है तो पंचायत में आकर के बात करें, लेकिन उनके द्वारा सीधे सीधे शब्दों में पंचायत में सरपंच को गाली गलौज करना, अभद्र टिप्पणी करना, धमकी चमकी करना, ये हमेशा से किया जा रहा है, जिसका हम लोग पूरा ग्राम पंचायत, पूरा क्षेत्रवासी पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडे को जो है यहाँ से उखाड़ फेंकने की मांग करते हैं। कौन कर रहा है ये नागेंद्र राय के द्वारा सतत किया जा रहा है, काफी लंबे समय से। राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है और हमेशा विवादों में रहा है। देखो, कार्यवाही हम लोग हम पिछले बार भी जो है मांग किए थे, कार्यवाही का आवेदन भी दिए, एफआईआर भी हुआ, लेकिन उनको जो है ऐसी आके चलता कर दिया गया। और अभी देखते हैं कि क्या है, इसीलिए आज 200 की जनसंख्या में हम लोग पूरा ग्राम पंचायत आए हुए हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और यहाँ से अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे जो है आंदोलन करेंगे, एसपी के पास जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे और किसी भी तरीके से जो है अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरे जो है
पूरे एक मिल करके जो है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। गांव से हटाने की मांग की जा रही है कुछ लोगों मतलब हमारे ही लोगों के द्वारा, लेकिन वो भी वहीं के रहने वाले हैं, अभी वहां का वोटर नहीं है, वो भी वहां के रहने वाले हैं। शांति से व्यवस्था बना करके रखे, शांति व्यवस्था को भंग मत करे और सरकारी कार्य में बाधा ना करे, बस यही चाहते हैं। भाई वो 15 साल पंचायत चलाए, उनका कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। भाई 5 साल जो अगला जनप्रतिनिधि चुन के आया है तो उनको पंचायत चलाना देना चाहिए। बराबर वो पंचायत में जाकर के जो है वो जो है रंग लगाते हैं, गाली गलौजा करते हैं। तो इसलिए हम लोग आज थाना में आए हैं शांति बनाते हैं आवेदन करने के लिए। हमें थाना प्रभारियों को मैं अभी चेताना चाहता हूँ, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आने वाला दिन में बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे, थाना को घेरेंगे। इसकी पूरी जवाबदारी जो है ना प्रशासन को लेंगे। दुर्ग जिले में जल संचयन के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के आपको बता दें कि हितग्राहियों द्वारा सोक पीट निर्माण करवाकर गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस संबंध में जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और जिला पंचायत के सीओ दुबे और पर्यवेक्षक ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जल संचयन के लिए सोक पीट निर्माण का काम किया गया है, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किए गए हैं। आवास योजना के जो चिन्हित हितग्राही थे, जैसे 1200 हितग्राहियों को हमने चिन्हित किया और उनसे बातचीत की कि भाई अगर हम सोक पिट का निर्माण करते हैं तो जो भी आपका नॉर्मल वाटर डिस्चार्ज है आपके घर का, उससे आपका ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। आज की तिथि निर्धारित की गई, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से श्री मनीष बिश्नोई जी और उनकी टीम आई थी और आज 8 से 10 बजे तक हम तीनों ब्लॉक्स में अलग अलग जगह पर गए, उनकी टीम ने वेरिफिकेशन किया। अभी डेटा फाइनल कंपाइलेशन के लेवल पर है, थोड़ी देर में हम संख्या उसका प्राप्त कर लेंगे कि कितने एग्जैक्टली 1200 का आंकड़ा हम जरूर क्रॉस करेंगे। उसी के मतलब अनुसार हमें ये प्रावधानिक सर्टिफिकेट दिया गया। किस प्रकार का लाभ होने वाला है सर आगे वाले समय में? देखिए, ये जो रिचार्ज सोकपिट है, अगर कोई घर में बनाता है और उसका नॉर्मल वाटर डिस्चार्ज जो सोकपिट में जाता है तो 2 रेनी सीजन, 2 वर्षा के सीजन तक वो बहुत मेंटेन रहता है, उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती और कोई भी बोरिंग का या नल का कनेक्शन है वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है इस रिचार्ज से और बहुत सस्ती संरचना होती है, 3 से 5 हजार रुपए में बन जाती है। दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हम ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हो और बहुत लार्ज स्केल पे हुए हैं, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। ऐसा ही जिला पंचायत दुर्ग के द्वारा आज एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें एक साथ मैक्सिमम नंबर में सोक पिट गड्ढे बनाए गए हैं वाटर हार्वेस्टिंग पर्पज के लिए। इसको आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने वेरिफिकेशन किया है और आज इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जिला पंचायत दुर्ग के इस कार्य को आज स्वर्णाक्षरों में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित किया है और इसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो सीईओ जिला पंचायत दुर्ग श्री बजरंग दुबे जी को प्रदान किया गया है और इसका जो फाइनल डेटा है उसको अब हमारी टीम चेक कर रही है, बहुत जल्दी इसका फाइनल सर्टिफिकेट। राजनांदगांव में प्रशासनिक अमला अचानक घरों को अवैध बताकर सामान बाहर निकालने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और मकान खाली कराने की बात कही। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तपती धूप में चक्का जाम कर दिया। तो वहीं पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान गुस्साए लोगों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही मकान खाली करने को कहा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। एक्चुअली ये जमीन नजूल की है और करीब 40 लोग यहाँ पे निवास करते हैं 70-80 साल से, जिसमें 16 लोगों को 30 साल का पट्टा मिला और पट्टे को पर इस कार्यवाही चल रही है लगातार। सुनने में आया कि पट्टा ले गए हैं उठा के और इनको दिए नहीं है। इनके 30 साल के पट्टे को किस आधार पर निरस्त किया गया है, क्यों नोटिस इन्हें नहीं दिया गया, ये 2 केस जीत चुके हैं
2009 में स्टे ऑर्डर आया था इनके पास, इसके बाद और ये 2 बार हाईकोर्ट का केस जीत चुके हैं। अभी अचानक बिना किसी जानकारी के किस आधार पर इन्होंने यहाँ पे पुलिस भेज दिया, और जो सामान फेंकने का मतलब जन भावना नाम की चीज नहीं है। आपने नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार की बात नहीं की और सीधा सामान फेंकवाना शुरू कर दिया। 60 से 70 जहाँ पे कब्जा रहता साल तक, कोर्ट ऐसे भी कब्जे के आधार पर पट्टा दे देती है। इनके पास तो ऑलरेडी 30 साल का पट्टा है। तो इस प्रकार ये भाजपा की नीति है। जब जब भाजपा आती है इसी प्रकार के लोग, बसे लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ से हटाने का काम शुरू करती है, बेरोजगार करना शुरू करती है, रोजगार खत्म करने की कोशिश की। इसी प्रकार की घटना एक रेत वाला कांड हुआ है मोहाड़ में, जहाँ पे गोली चलने के बाद पुलिस पहुंची, जबकि अवैध रेत खनन हो रहा था। तो इस प्रकार जो संरक्षण मिल रहा है, किसके आधार पर मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये गलत है। कांग्रेस हमेशा इसकी विरोध करेगी और गरीबों के साथ खड़ी रहेगी, इनके हक को दिलवा के रहेगी। पुलिस आई अचानक और घरों से सामान फेंकना शुरू कर। वार्ड के लोगों ने मुझे तुरंत फोन करके बताया, सूचना दी कि भाई ऐसा तो हमारे साथ हो रहा है। 2-4 घरों का सामान फेंका गया। जब तक मैं पहुंचा, उनसे पूछा भाई आपके पास आदेश की कोई कॉपी है? उनका कहना है नहीं हमारे पास कुछ नहीं सर। मैंने पूछा आप खाली कराने कैसे आए? नहीं ऊपर से आदेश है और खाली करना है। तो ये कोई तरीका नहीं होता भाई। किसी भी चीज को खाली कराना है तो उसकी नोटिस दी जाती है, चाहे वो नगर निगम हो, राज्य शासन हो या कोई भी सरकार हो। सरकार का काम है कि किसी चीज को खाली कराना है तो उसे जब नोटिस देना पड़ता है। बिना नोटिस के यहाँ पहुंच गए और पुलिस प्रशासन साथ में आ गई। 1984 में लगभग आज से 14 और 25-40 साल पहले यहाँ पे पट्टा दिया गया था। पट्टा उस समय भी दिया गया, उसके बाद 20 साल वाले पट्टे और 30 साल वाले पट्टे, इस जगह का कोर्ट में केस चल रहा है। जब सरकार ने पट्टा दी और पट्टा जो है खत्म नहीं करी, पट्टा आज भी जीवित है, तो पट्टे को या तो पहले खत्म करो और उसके बाद आप उसके बैठ के चर्चा करो। जमीन ये पारक की है। ये जमीन जो थी पहले पारक जी को दी गई थी। पारक जी ने तो उससे हम केस जीते थे भाई। पारक जी ने इस जमीन को लीज में मांगा था, लेकिन सरकार ने चूंकि पट्टा दे चुकी थी इसलिए उनको लीज में नहीं दी। ये काम अभी यही चाह रहे हैं हम कि शासन प्रशासन आए, एसडीएम कलेक्टर आए और जन समस्या को सुने और इनका निराकरण करे, और कम से कम चर्चा करके समय दिया जाए, बात करे आपस में बैठ के, या तो उचित जगह का समाधान चयन करे कि यहाँ आपको चिन्हित करके जगह दी जाएगी, या इनके परिवार के हालत देखे। बारिश सर पे मंडरा रही है, बड़े बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं, ऐसा कोई किसी के साथ करता है क्या? 70-80 पुलिस आई और अचानक से खाली करो बोले, और 1-2 लोगों का घर का बर्तन वर्तन फेंकना शुरू कर दिए। घर का बर्तन वर्तन फेंकना सुना, नोटिस न कुछ सब अपने अपने काम में गए थे क्या? और आगे बस धमकी धारी ये वो दुनियादारी करना चालू कर। क्या बोलकर आपको मकान खाली करना? ये घर खाली करना पड़ेगा, केस ऐसा है वैसा है, दुनियादारी तुम्हारा नहीं है घर, ये वो करके निकलना है। कौन बोला? जो आया था ना, तो पुलिस वाले आए थे और लेडीज पुलिस। हाँ हमारे बाबू के, मेरे बाबूजी के पास 30 साल का पट्टा है और इनके पास अब 20-20 साल वाला पट्टा है। 30 साल। हाँ अब हम चाहते हैं कि कहाँ जाएंगे, हमारी दुकानदारी खानदानी यही चल रहा है सब, हम यही रहने वाले गरीब आदमी, रोजी मजदूरी करते हैं, कमाने जाते हैं, यही रहते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं कहीं उधर जाके बना ले घर, ये बना दो, यही छोटा मोटा झोपड़ी है, जैसा भी है वही रह रहे बना रहे। हमको नोटिस वोटिस कुछ भी दिए नहीं गए हैं, बेजा कब्जा करके आगे हटाने का कोशिश की है। हमारी माँ की जमाना से पुरखों से हम लोग हैं, हमको पट्टा चाहिए और बनाने का चाहिए। कितने परिवार? हम लोग 100 परिवार है। 150 नोटिस कुछ नहीं दिए। क्या बोले आज? कुछ नहीं बोले हमको। आज क्या हुआ? आज सामान फेंकने लगे अचानक से। सामान फेंकने बोलते हैं, पट्टा हमको पट्टा दिया बनाने का, हटेंगे नहीं यहाँ से, हटेंगे नहीं। लाइट क्यों दिए, नल क्यों दिए, क्यों दिए? पहले तो हटा लेना था, तो उसका जमीन था तो अब कितना ऐसा होगा? हमारे पास प्रूफ है, उनका प्रूफ है, क्या कर रहा था? और देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी शुक्रवार को कोरोना के 87 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 45 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 42 एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा बिलासपुर में भी कोरोना की रिपोर्ट चिंताजनक है और यहां अभी तक कुल 16 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें सिर्फ एक ही मरीज अरबी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और बाकी लोगों को
होम आइसोलेशन में रखा गया है। और वहीं बिलासपुर में कोविड के नए केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए बिलासपुर में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि जहां तेजी से कोरोना के लगातार केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड के कुछ मरीजों का पता चला था अभी 1 हफ्ते 10 दिन से। हमारे जिले में अभी 16 केस हैं, 16 एक्टिव केस हैं। एक केस आरबी हॉस्पिटल में भर्ती है, बाकी किसी केस में कोई गंभीरता नहीं है। सब होम आइसोलेशन में है और साधारण दवाइयों से सब ठीक हो रहे हैं। कल एक विशेषज्ञ के रूप में आपके क्या इस मामले में दिशा निर्देश है? नहीं, दिशा निर्देश तो पहले से भी जारी है। जब पहले कोविड आया था तब दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि कोरोना का मरीज जैसे सर्दी जुकाम बुखार ये लक्षण होते हैं तो हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, लोगों से 5-6 फीट दूर से बात करना है, बहुत नजदीक नहीं जाना है, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम करना है दूर से, और बार बार सब जगह जाते हैं हर चीज को छूते रहते हैं तो हाथ को बार बार धोते रहना है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, यही उसकी सावधानी है। दूसरा है कि किसी को बुखार खांसी आ जाता है घर में भी तो उस व्यक्ति को आइसोलेटेड रहना है। मतलब हॉस्पिटल भर्ती होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने घर के ही एक अलग कमरे में रहें, उनको लोग नजदीक न जाएं, 5-6 फीट दूर रहें, खाना पानी दूर से दे दें, उनका बर्तन अलग कर दें, उनका कमरा अलग कर दें। उनके नजदीक नहीं जाएंगे तो और किसी को यह फैलने की संभावना कम रहती है। और कमला कॉलेज के आगे सृष्टि कॉलोनी में एक युवक ने एक लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच इसके बाद लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उसे मेडिकल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार एक युवक जबरदस्ती दुकान बंद करने के लिए पहुंचा और उस समय एक लड़की सामान लेने के लिए दुकान पहुंची। लड़का नशे में था और इस दौरान लड़की ने अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया और घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। तो राजनांदगांव से ये तस्वीरें दिखा रहे जहां युवक ने युवती पर हमला कर दिया धारदार हथियार से। हमला करने के बाद अब इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है युवक अब माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, जहां युवक ने एक लड़की पे जानलेवा धारदार हथियार से हमला किया गया था और अब पुलिस दबिश देते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर ली है और इसी के साथ साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही युवक है जिसने महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया था और अब अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पुलिस स्टेशन में इसकी आगे की कार्रवाई अब पुलिस करते हुए नजर आ रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक युवक के द्वारा एक लड़की पे एक युवती पे जानलेवा धारदार हथियार से हमला किया गया। 112 आपका संज्ञान में आई थी। एक व्यक्ति जो नशे में था वो चाकू लेके लोगों को परेशान कर रहा था। इसी बीच में एक युवती आई, वो सामान लेने आई थी किराना दुकान में। वहां पे उसने उससे बात करने का प्रयास किया, नशे में था तो उसके ऊपर उसने थोड़ा हमला करने का कोशिश किया है। तो आज उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष आर्म्स एक्ट में हम उसको पेश कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक के द्वारा एक महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया और इस बीच अब पुलिस इसे हिरासत में ले ली है और अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए नजर आ रही है। आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक युवक के जरिए एक युवक के द्वारा एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। अब यहां पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से इस युवक ने उस युवती पर हमला किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।